Hello friends, welcome to our channel Meta Education. Please subscribe our channel, like this video and share with your friends. इस वीडियो में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझेंगे, यानी कि विकास व वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन से हैं उनको पढ़ेंगे। ये टॉपिक सीटेट, स्टेट टेट सभी एंड बीएड, डीएलएड वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा लाइव सेशन है, मींस इस समय हम आपको चैट के थ्रू रिप्लाई कर सकते हैं, तो आपके जो भी डाउट हैं आप हमें उस समय भी कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी रिप्लाई तुरंत के तुरंत कर देंगे। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 14 मई तक आपको हमारे सब्सक्राइबर काउंट को 50K करने में हमारी हेल्प करनी है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं उतना करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको अगर नोटिफिकेशंस चाहिए हमारी डेली वीडियोस के, तो आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए कि हम कब लाइव है, कब हमारा सेशन चल रहा है, जिससे कि आप उसे ज्वाइन कर सकें। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके अलावा इंस्टाग्राम हैंडल भी है हमारा, जिसे आप ज्वाइन करके जो भी लेटेस्ट अपडेट है उनको पा सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी बुक्स चाहिए, सीटेट से रिलेटेड या एनटीए नेट से रिलेटेड या साइकोलॉजी का बुक, जैसे इस वीडियो को बनाने के लिए हमने मंगल का बुक को यूज़ किया है, तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप बुक्स को ले सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अगर हम समझें तो कुछ ना कुछ ऐसे कारक होते हैं जो व्यक्ति की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, जो कि उसके जन्म से, जैसे कि हमने समझा था कि डेवलपमेंट जो है व्यक्ति के जन्म से पहले से ही शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ऐसे कारक जो रहते हैं जो बच्चे के जन्म से पहले से लेके उसकी मृत्यु तक कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करते रहते हैं। इसमें दो प्रकार के मेन कारक रहते हैं। फर्स्ट है इंटरनल फैक्टर्स या आंतरिक कारक। आंतरिक कारक से यहाँ पर मतलब है विच आर लाइव विद इन द इंडिविजुअल्स, ऐसे कारक या ऐसे तत्व जो उस इंडिविजुअल के अंदर ही रहते हैं और उन्हीं का प्रभाव उस पर पड़ता है। इनको हम आगे समझेंगे कि वो ऐसे कौन कौन से कारक हैं। और दूसरा रहता है एक्सटर्नल फैक्टर्स या बाह्य कारक। बाह्य कारक से मतलब है विच आर लेइंग आउटसाइड ऑफ द इंडिविजुअल, जो व्यक्ति के वातावरण से संबंधित होते हैं, मतलब उसके खुद में निहित नहीं होते, उसके बाहर आउटसाइड एरिया में वो रहते हैं, उसको कहीं ना कहीं उस प्रकार से प्रभावित करते रहते हैं। जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट हो गया, हमारे आसपास वाले रहने वाले लोगों का बिहेवियर हो गया, और दूसरी चीज़ें जो हमें मिलती हैं पेरेंट्स के थ्रू या फिर हमारे कॉलेज के थ्रू, ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। इसी वीडियो में हम इन दोनों फैक्टर्स की बात करेंगे। फर्स्ट है इंटरनल फैक्टर्स। देखिए, इंटरनल फैक्टर्स को हमने जैसे बताया आपको, वो कारक जो किसी भी व्यक्ति के अंदर निहित रहते हैं। मतलब जब बच्चा जन्म ले रहा है, जन्म के पहले से, जब वो अपनी माँ के गर्भ में था तब से लेके उसको जब वो बड़ा होता है तब तक जो उसी से खुद से रिलेटेड कारक हैं, वो उसे कैसे उसके विकास करने में और ग्रोथ में बाधा उत्पन्न करते हैं या फिर हेल्प करते हैं, वो उसके सारे इंटरनल फैक्टर्स कहलाते हैं। जिसमें कि पहला है हेरिडिटी फैक्टर्स या अनुवांशिक कारक। ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन थ्रू देयर जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। अनुवांशिक कारक को हम वही समझ सकते हैं कि ऐसी चीज़ें या ऐसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसे गुण जो किसी भी बच्चे को उसके माँ बाप या उसके पूर्वजों के थ्रू जीन्स के रूप में या क्रोमोसोम्स के रूप में, यानी कि गुणसूत्रों के रूप में मिलते हैं, वो ही उसके अनुवांशिक कारक कहलाते हैं। जैसे कि कुछ लोगों की हाइट बड़ी होती है क्योंकि उनके पेरेंट्स भी लंबे रहे हैं। बच्चों की आइज़ का कलर, उनकी स्किन का कलर भी कुछ हद तक उनके पेरेंट्स या फिर जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उन पर डिपेंड करता है। हेयर्स क्वालिटी, ऐसे ही करके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे को उसके माँ बाप या उसके पूर्वजों से मिले होते हैं, वो सारे अनुवांशिक कारक होते हैं। इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट में? ये वही है, जैसे अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स की हाइट कम है, ठीक है, तो उसके भी हाइट कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे ही किसी बच्चे की अगर वेट कम है,
उसका रीज़न ये हो सकता है कि उसके पेरेंट्स भी बहुत स्किनी या बहुत पतले दुबले रहे होंगे। तो ऐसे ही कुछ फैक्टर्स हैं जो उसकी हेरिडिटी या अनुवांशिक कारक के कारण उसके डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। सेकंड इज बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, जैविक या संवैधानिक कारक। देखो अब इसमें बहुत अंतर है। ये वाले जो है अनुवांशिक कारक, वो तो बच्चे को उसके पेरेंट्स के थ्रू मिले हुए हैं, ठीक है। अब उन्हीं के कारण जो बच्चे में कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे, उसी से उसका बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स बनते हैं जो फर्दर उसकी डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। समझते हैं कैसे? देखिए, जैसे फिजिक है, किसी भी बच्चे की अगर जो शारीरिक बनावट है वो अच्छी है, ठीक, तो उससे अच्छी से मतलब हमारा ये है कि वो पूरा सुदृढ़ है और उसका विकास अच्छे से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब उस बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से हो रहा है तो उसका मानसिक विकास में भी वो चीज़ हेल्प करेगी। और इसी के विपरीत अगर बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो वो चीज़ उसमें कहीं ना कहीं हीन भावना को डेवलप करेगी, जिससे कि हो सकता है उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी पूरे तरीके से ना हो पाए और उसका मेंटल डेवलपमेंट भी ना हो पाए और बहुत सारी कॉग्निशन एबिलिटीज़ उसमें ना आ पाई, ठीक। सेकेंड है नर्वस सिस्टम। अगर किसी बच्चे का नर्वस सिस्टम स्टार्टिंग से ही ख़राब है, मतलब उसमें कुछ कमियां हैं, वो प्रॉपर से फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, तो उसका प्रभाव उसके पूरे फिजिक पर भी पड़ सकता है और साथ ही साथ उसके अदर सोशल फैक्टर्स या फिर उसके जो डेवलपमेंटल अदर फैक्टर्स हैं जैसे कॉग्निशन पर भी और उसकी कैलकुलेशन करने की एबिलिटीज़ पर, मेंटल एबिलिटीज़ पर, इन पर भी पड़ सकता है। ऐसे ही बॉडी केमिस्ट्री में मेन आ जाता है फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ग्लैंड्स। जैसा कि आप सबको पता होगा कि डिफरेंट ग्लैंड्स जैसे कि एंडोक्राइन, डक्टलेस ग्लैंड, ये सभी जो हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को डेवलप करती हैं और उनका स्त्रावित करती हैं। अपने ग्लैंड में से इन सभी हार्मोन्स का स्त्रवण होता है, ठीक है। तो मतलब इसकी वजह से जो पर्सन है उसकी हाइट में डिफरेंस आना या मतलब हाइट का बढ़ना, तो जो मेन हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स की वजह से ही पूरी बॉडी में डिफरेंट डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है। अगर किसी बच्चे के या किसी ह्यूमन के बॉडी केमिस्ट्री ही ठीक नहीं है, बॉडी केमिस्ट्री ठीक ना होना मतलब उनकी ग्लैंड्स में से जो हार्मोन्स हैं उनका सेक्रेशन सही प्रकार से ना होना, सेक्रेशन माने स्रावन, उन हार्मोन्स का अच्छे तरीके से, या तो वो एबनॉर्मल है मतलब ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं, ठीक, या फिर कम मात्रा में निकल रहे हैं, तो इसका प्रभाव भी उनके हाइट, उनके वेट और डिफरेंट चीज़ों पर पड़ेगा, जिससे कि रिजल्टेंट उनका जो पूरा डेवलपमेंट है वो इफेक्ट होगा। अगर किसी बच्चे की जैसे हाइट डेवलप नहीं हो पा रही है सही से, ठीक, तो उसकी हाइट की वजह से वो कहीं ना कहीं उसके मन में ये आ जाएगा कि अब मैं गेम्स में नहीं जा पाऊँगा, या फिर उसकी क्लास के बच्चे उसे चिढ़ा रहे होंगे। तो इस वजह से अगर वो उसकी क्लास के बच्चे उसे परेशान कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हीन भावना की उत्पन्न होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगेगा। तो ये सारे फैक्टर्स आपस में रिलेटेड हैं। इसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप मतलब जो शारीरिक बनावट और जो दिखने में सुंदरता, जैसे कोई पर्सन है अगर वो दिखने में इतना सुंदर नहीं है तो उसमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा उस पर्सन के कंपैरिजन में जो दिखने में बहुत खूबसूरत है। तो ऐसे लोग इन्फीरियर हो जाते हैं जो दिखने में खूबसूरत नहीं होते हैं, या और किसी वजह से उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप में कमी होती है, मतलब जो साज सज्जा वाली चीज़ कहने की, दिखने में चीज़ एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं ना हम, उस प्रकार से। तो ये भी किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट में इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज बुद्धि, इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न, एडजस्ट एंड टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। जो एबिलिटी है, जो इंटेलिजेंस है, वो एक प्रकार की क्षमता है सीखने की, वातावरण के साथ एडजस्ट होने की, या फिर जो सही समय पे सही निर्णय को लेने की, ये एक क्षमता है बुद्धि, ठीक है। अब जब कोई भी पर्सन किसी चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पा रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से वो वातावरण के साथ एडजस्ट हो पा रहा है या सामंजस्य बिठा पा रहा है, और साथ ही साथ सही समय पे सही निर्णय अच्छे प्रकार से ले पा रहा है, तो इसके आधार पर हम कहते हैं कि वो व्यक्ति या वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है या उसमें बहुत बुद्धि है, ठीक। अब जब कोई भी बच्चा सही तरीके से सारे काम कर रहा है तो निश्चित ही उसके सोशल बिहेवियर, मोरल जजमेंट, इमोशनल ग्रोथ, इन सब पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा।
मतलब अगर वो वातावरण के साथ सही सामंजस्य बिठा पा रहा है तो उसका सोशल या सामाजिक व्यवहार बहुत अच्छा होगा, उसके दोस्तों के साथ उसका व्यवहार अच्छा होगा, घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ उसका व्यवहार अच्छा होगा। जब वो सही समय पे सही डिसीजन ले पा रहा है तो उसे पता है कि क्या सही, क्या मोरल जजमेंट है, मतलब कौन सी चीज़ नैतिकता के अनुसार सही है और कौन सी चीज़ सही नहीं है। जब उसका सोशल एडजस्टमेंट या सोशल बिहेवियर अच्छा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो उसका इमोशनल ग्रोथ भी अच्छी होगी। वो इतना भावुक नहीं होगा कि हर चीज़ के सामने आते ही एकदम से रिएक्ट कर दे या फिर बहुत जल्दी दुखी हो जाए या बहुत जल्दी चीज़ों को देखते ही खुश हो जाए। तो उसमें इमोशनल ग्रोथ भी अच्छी होगी। और इसी के अपोजिट अगर किसी बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल अच्छा नहीं है, मतलब या तो वो अच्छे से सीख नहीं पा रहा है चीज़ों को, या फिर वातावरण के साथ उसका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, या वो सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो उसका जो इफेक्ट है उसके डेवलपमेंट पर, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के डेवलपमेंट पर पड़ेगा। जैसे अगर वो सीख ही नहीं पा रहा है सही से तो उसका कॉग्निशन नहीं डेवलप हो पाएगा, वो चीज़ों को याद नहीं कर पाएगा, वो क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा, जिसका नेगेटिव इफेक्ट उसके और दूसरे एस्पेक्ट पर पड़ेगा। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, उसकी क्लास में वो पीछे रहेगा जिससे कि उसका सोशल बिहेवियर बेकार हो सकता है, उसका कोई भी बच्चा फ्रेंड नहीं बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में रिलेटेड है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जिस वे में हम बता रहे हैं। आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अच्छा भी लग रहा है तो भी आप हमें बता सकते हैं कि हाँ मैम अच्छे से समझ में आ रहा है। सेकंड है, नेक्स्ट है इमोशनल फैक्टर या भावनात्मक कारक। इमोशनल फैक्टर से मतलब वही है कि बच्चे के कितनी इमोशंस को वो कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। इमोशनल एडजस्टेबिलिटी एंड मैच्योरिटी। एडजस्टेबिलिटी मतलब कि जो उसके एनवायरनमेंट में बाहर चीज़ें हो रही हैं उसके साथ वो कैसे सामंजस्य बिठा पा रहा है। अगर किसी बच्चे के किसी एक एग्ज़ाम में बहुत कम मार्क्स आ गए, बाकी एग्ज़ाम में वो हमेशा टॉप करता था, पर उसी केवल एक एग्ज़ाम की वजह से वो सुसाइड कर ले या फिर बहुत नेगेटिव इंप्रेशन उस पर पड़े, वो बहुत दुख में चला जाए, तो इसलिए उसको इमोशनल एडजस्टेड बच्चा नहीं कहेंगे, उसमें मैच्योरिटी नहीं है। हम ये कहेंगे मैच्योरिटी से मतलब यहाँ पर है कि परिपक्वता आ जाना, कि क्या सही है क्या गलत है उसको समझना, और मैच्योर बिहेवियर करना अपने जो एनवायरनमेंट में चीज़ें घटित हो रही हैं उसके साथ में, और साथ ही साथ अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखना इन अ पॉजिटिव वे। कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप अपने जो इमोशन या जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त ना करें। कंट्रोल का मतलब ये है एट राइट टाइम राइट तरीके से आप चीज़ों को व्यक्त करें। जब जो चीज़ जिस पर्सन के सामने सही है उसके सामने आप उसको शो करें। नेगेटिव इमोशंस जैसे अगर किसी बच्चे में पनप रहे हैं तो उसका व्यवहार उसके नेगेटिवली अफेक्ट करेगा उसकी ग्रोथ को। जैसे अभी तक हमने आपको बताया था कि नेगेटिव इमोशंस का कि वही दमनित भावना आ जाना मन में, चीज़ों को अच्छे तरीके से ना लेना, और इससे क्या होता है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि अगर नेगेटिव इमोशंस किसी पर्सन में लगातार बन रहे हैं तो उसका इफेक्ट उसकी फिजिक पर भी पड़ता है। उसके बहुत सारे बॉडी फंक्शनिंग जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम उसका सही नहीं चलेगा, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही नहीं वर्क करती हैं। जब किसी पर्सन का डाइजेस्टिव सिस्टम ही सही नहीं चल रहा है तो वो जो भी उसको पोषण ले रहा है, जो भी नरिशमेंट उसको मिल रहा है, वो सही से आगे उसकी ग्रोथ में हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है। नेक्स्ट है सोशल नेचर या सामाजिक प्रकृति। ये भी एक इंटरनल फैक्टर है। सोशल नेचर, क्योंकि भले हम समाज की बात कर रहे हैं, सामाजिक प्रकृति की बात कर रहे हैं, पर मेन इसमें यह है कि जो पर्सन है वो खुद कैसा समाज के साथ बिहेव कर रहा है, इसलिए ये इंटरनल फैक्टर के अंतर्गत आता है। कुछ लोग इसमें डाउट क्रिएट कर देते हैं कि सोशल नेचर है तो वो एक्सटर्नल फैक्टर होगा, बट मेन चीज़ यही है कि जब वो पर्सन से रिलेटेड है कि पर्सन कैसा समाज में बिहेव कर रहा है, तब वो हमारा इंटरनल फैक्टर के अंतर्गत आ गया। सोशलाइजेशन हेल्प्स इन अचीविंग एडजस्टमेंट एंड एडवांसमेंट इन डिफरेंट एस्पेक्ट। वही कि सोशलाइजेशन या समाजीकरण जो है वो किसी भी पर्सन को हेल्प करता है उसके खुद के अचीव करने में, एडजस्टमेंट को अचीव करने में, एंड एडवांसमेंट इन डिफरेंट एस्पेक्ट। जैसा कहा जाता है ना कि बच्चा अगर 4 लोगों के बीच में रहेगा तो 4 लोगों जैसी बातें सीखेगा, उसमें से सही गलत को पहचानना सीखेगा, अपने निर्णय लेना सीखेगा। तो ये वही चीज़ है कि अगर बच्चे को हम सोशल एनवायरनमेंट में रहने दें, उसको सही मतलब एक निगरानी के अंतर्गत, और उसको अच्छा सोशल एनवायरनमेंट मिलता है, तो
वो अगर एडजस्ट कर पा रहा है, मेन चीज़ यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं कि कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर वो एडजस्ट कर पा रहा है अपने सोशल एनवायरनमेंट से, तो वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में एडवांसमेंट कर पाएगा। 4 लोगों के बीच में जाके उनके साथ अच्छी बातें करेगा तो कुछ नया वो कर पाएगा, उसके इमोशंस भी कंट्रोल में रहेंगे। जब बहुत सारे लोगों के सामने वो अपनी बात को व्यक्त करना सीखेगा, हो सकता है उसकी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अगर हो उसमें, तो वो भी कम हो जाए, वो इंट्रोवर्ट की बजाय एक्सट्रोवर्ट बन जाए, जिससे कि अपनी बातों को अच्छे से बना मतलब क्रिएट कर पाए, व्यक्त कर पाए, और उसके और भी अदर डेवलपमेंट भी इससे इफेक्ट करते हैं। जैसे अभी हमने इंटरनल फैक्टर्स समझा, वैसे ही एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी चिल्ड्रन के या किसी भी पर्सन के बाहर या एनवायरनमेंट में मौजूद रहते हैं, उस पर्सन से खुद से रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक, अब देखो कैसे। फर्स्ट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द वूम ऑफ द मदर। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उस दौरान जो भी उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मिलता है, मतलब उसकी माँ को जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मिलता है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव जैसा भी एनवायरनमेंट मिल रहा है अकॉर्डिंगली इफेक्ट उसके डेवलपमेंट पर होता है। जैसे द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है उस टाइम पे जो भी माँ की फिजिकल कंडीशंस है, मेंटल कंडीशंस है, उसका इफेक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली बच्चे पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि उस दौरान माँ को अच्छा पोषण दिया जाना चाहिए, उनको उनकी स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहिए, उनको खुश रहना चाहिए, जिससे कि उनके बच्चे पर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। सेकंड है द सिंगल चाइल्ड और मल्टीपल चिल्ड्रन गेटिंग नरिश्ड इन द वूम। अगर बच्चे जो है, अगर माँ के गर्भ में एक से ज़्यादा बच्चे हैं, जैसे ट्विंस हैं, तो उस केस में ये भी चांसेस रहते हैं कि जो भी नरिशमेंट बच्चे को एक बच्चे को मिलना चाहिए वो डिवाइड हो जाता है एक से ज़्यादा बच्चों में, तो जिसका इफेक्ट कभी कभी ये भी देखा जाता है कि एक बच्चा पूरा अच्छे से मैच्योर होता है, डेवलप होता है, पर दूसरा बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, तो इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन। जो भी न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, मतलब खाने पीने की चीज़ें जो माँ को दी जा रही हैं, वो कितनी मात्रा में दी जा रही हैं उसकी क्वांटिटी पर भी निर्भर करता है, और कितनी क्वालिटी उनमें है, मतलब वो कितनी अच्छी मात्रा की चीज़ें हैं और कितनी दी जा रही हैं। हम ये भी नहीं कहेंगे कि एक्स्ट्रा चीज़ें खिलानी चाहिए या कम दिया जाना चाहिए, बट एक लिमिटेड अमाउंट होता है, एक वो अगर रहेगा तो माँ को जितना नरिशमेंट मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, उसका इफेक्ट पॉजिटिवली उनके बच्चों पर पड़ेगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हार्मफुल रेडिएशन और रेज एटसेट्रा। जैसा कि आजकल कहा जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को हमें फ़ोन से दूर रखना चाहिए, फ़ोन को उनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। फ़ोन में से काफ़ी रेडिएशंस निकलते हैं जिसका इफेक्ट बच्चे पर डायरेक्टली पड़ता है। तो अगर मदर को जितना भी हार्मफुल रेडिएशंस और रेज से, इन विकिरणों से दूर रखा जाएगा, उतना ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है नॉर्मल और एबनॉर्मल डिलीवरी। इसका भी इफेक्ट बच्चे के डेवलपमेंट पर पड़ता है। अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी हुआ है किसी बच्चे का, तो उसके चांसेस रह जाते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां बाद में भी उसके फिजिक में या फिर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में या और भी फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं वो कमियां फ्यूचर में भी देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट है एनी डैमेज और एक्सीडेंट टू द बेबी। मदर का गिर जाना या फिर कोई और फिजिकल एक्सीडेंट हो जाना जिससे कि डायरेक्टली बच्चे पर इफेक्ट पड़े, ऐसे भी चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी तो कॉग्निशन भी बच्चे का चला जाता है, उसके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पर इफेक्ट पड़ता है डायरेक्ट। जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं उसका रीज़न इनमें से कुछ ना कुछ एक चीज़ का अफेक्टेड होना होता है। जैसे कि देखा जाता है कि सभी बच्चों में सेम क्वालिटीज़ नहीं होती, सभी बच्चों में नॉर्मेलिटी नहीं होती। मतलब अगर डिसेबल्स स्टूडेंट्स की बात करें तो उनमें जो चांसेस हैं डिसेबिलिटी क्रिएट होने के, उनमें से ये जो फैक्टर्स हैं, यहाँ हमने 6 फैक्टर्स बताए हैं, उनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर्स उस एबनॉर्मेलिटी का या उस डिसेबिलिटी का रीज़न होता है। तो ये थे एक्सटर्नल फैक्टर्स में से फर्स्ट फैक्टर जो बच्चे को उसकी जब वो माँ के गर्भ में होता है उस दौरान प्रभावित करते हैं। सेकेंड है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ। अब बच्चे के जन्म के बाद ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। जैसा फर्स्ट है एक्सीडेंट या इंजरीज एंड इंसिडेंट्स इन लाइफ। किसी भी पर्सन की लाइफ में जो
प्रीवियस एक्सीडेंट्स हुए हैं, अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से वो सदमे में रहा हो, या कोई इंजरीज हुई हैं जिसकी वजह से उसका कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट ही चला गया हो, या फिर कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जैसे किसी लव्ड वन का अपनी लाइफ से चले जाना, या किसी पर्टिकुलर एम की टुवर्ड्स कोई बच्चा चल रहा हो और उस एम का ख़त्म हो जाना, तो ऐसे फैक्टर्स भी फ्यूचर में बच्चे को इफ़ेक्ट करते हैं, ये नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं बच्चे को। सेकंड, और इसका एक और हम एस्पेक्ट देख सकते हैं, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स भी देखे गए हैं कि अगर किसी बच्चे को कोई ऐसा धक्का लगा किसी चीज़ से कि लाइफ में वो या तो उसका कोई लव्ड वन चला गया, कोई फैमिली मेम्बर्स ख़त्म हो गया, या फिर कुछ एम की तरफ वो चल रहा था और वो ही ख़त्म हो गया, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी कभी कभी देखा जाता है कि बच्चे उसको पॉजिटिवली लेते हैं और अपनी लाइफ में और आगे बढ़ते हैं और कुछ नया करके दिखाते हैं, कुछ बहुत अच्छा हासिल करके दिखाते हैं। तो इसलिए इस समय पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को पूरे मतलब साइकोलॉजिकली उनको ट्रीट करें अच्छे तरीके से, जिससे कि वो किसी भी चीज़ में नेगेटिविटी देखने की बजाय पॉजिटिविटी देख के और आगे बढ़े। सेकंड फैक्टर है द क्वालिटी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर एंड नरिशमेंट। आफ्टर बर्थ जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट मिला है बच्चे को, जो भी मेडिकल केयर या नरिशमेंट मिला है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कहा जाता है कि अगर पहले के एक धारणा है, हम लोग सब आपस में ऐसा कहते हैं कि पहले के जो लोग होते थे वो घी खाते थे और इनका वो इतने हष्ट पुष्ट होते थे। आजकल के जो बच्चे हैं उनको चाउमीन, मैगी, ये सारी चीज़ें खिलाई जा रही हैं, क्या डेवलपमेंट होगा उनका। तो उसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ मील पहले या क्वालिटी ऑफ नरिशमेंट पहले के लोगों को मिलता था, वो आजकल के बच्चों को नहीं मिल रहा है, और जो इसका नेगेटिव इफेक्ट बच्चों पर पड़ रहा है। बट एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि पहले जो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, पर आज जो मेडिकल फैसिलिटीज़ बच्चों को या सभी को मिल रही हैं, उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी लोगों पर पड़ रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दीज इंक्लूड, जैसे अब इसमें क्या क्या शामिल हम कर सकते हैं, ओपन स्पेस कितना मिल रहा है बच्चे को, बैलेंस डाइट कितनी मिल रही है, गुड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस हैं, एंड प्रॉपर मेडिकल केयर। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ द फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय द सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस। जो भी क्वालिटी और फैसिलिटीज मिल रही हैं किसके द्वारा, सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस, जो भी समाज है उसका, उस स्पेसिफिक समाज के द्वारा, या फिर उसके जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके द्वारा जो उसे सोशल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उसका भी प्रभाव उस पर पड़ता है। कभी कभी कुछ संस्थाओं में या कुछ सामाजिक संस्थाओं में ऐसा देखा जाता है कि वो अपने कल्चर, अपने समाज को लेके इतने जटिल हो जाते हैं, इतने रिजिड हो जाते हैं कि उन्हें बस वही चीज़ दिखाई देती है, बाकी सारी चीज़ों पर उनका ध्यान नहीं होता है, जिसकी वजह से कई बार वो लोग अपने कल्चर से बायस होके पढ़ने लिखने नहीं भेजते हैं लोगों को, जिससे कि उनके डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर हमने कंक्लूड करके आपको दिया है पूरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में भी, और ऐसे कौन से एनवायरनमेंट हैं जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। पहला है पेरेंटल एंड फैमिली केयर रिसीव बाय चाइल्ड। जो बच्चा है उसको जो भी उसके माता पिता या परिवार के द्वारा जो केयर या जो सुरक्षा मिल रही है, उसका इफेक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिली। इकोनॉमिक माने आर्थिक और सामाजिक स्तर, अगर जो भी है उसके पेरेंट्स एंड फैमिली का, बच्चे की, वो भी, उससे भी उसका डेवलपमेंट इफेक्ट होता है। अगर इकोनॉमिक स्थिति अच्छी है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो एक हद तक हम कह सकते हैं कि अच्छे रिसोर्सेज जुटा पाएगी उनकी फैमिली उसके लिए। और अगर सोशल स्टेटस अच्छा है तो बच्चे में कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, वो अपने आप को सुपीरियर समझेगा, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट होने की बजाय एक्सट्रोवर्ट होगा अगर समाज में उसकी उनकी फैमिली की धाक अच्छी है। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ द नेबरहुड एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जो भी आसपास का एनवायरनमेंट है, हमारे आस पड़ोस का एनवायरनमेंट है, उसका भी इफेक्ट बालक के डेवलपमेंट पर पड़ता है। जैसे अगर वहाँ पर पॉजिटिव लोग रह रहे हैं, पॉजिटिव लोग से मतलब है कि अच्छे लोग हैं, कि उनका व्यवहार अच्छा है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो बच्चे में भी वैसी ही बातें आएंगी, वैसी ही भावनाएं उत्पन्न होंगी। पर वहीं अगर आसपास के लोग गाली देने वाले हैं और ज़्यादा ही ड्रिंक करने वाले हैं, जुआ खेलने वाले हैं, तो इस टाइप के लोगों को देखकर बच्चे पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो क्वालिटी ऑफ सोशलिंग स्कूलिंग रिसीव बाय अ चाइल्ड।
जो जैसा स्कूलिंग बच्चे ने ली है उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि घर के बाद में जो बच्चा सब कुछ सीखता है वो अपने स्कूल से ही सीखता है। तो अगर बच्चे को स्कूल में अच्छे में डाला जाएगा तो बच्चे पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में होने वाली डिफरेंट एक्टिविटीज़, वहाँ पर टीचर्स के द्वारा दिया गया नॉलेज और वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों का भी जो पीयर लर्निंग रहती है उसका भी इफेक्ट बच्चे की डेवलपमेंट पर पड़ता है। द क्वालिटी ऑफ पीयर ग्रुप रिलेशनशिप एंड कंपनी ऑफ अ चाइल्ड, वही चीज़ कि जो बच्चे के साथ में पीयर ग्रुप है उनके साथ में उसका कैसा रिलेशनशिप है और वो किन बच्चों के साथ उठ बैठ रहा है। इसलिए हमेशा पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि जो उनका बच्चा है वो कैसे लोगों के साथ में उठ बैठ रहा है, जिससे कि वो उसके डेवलपमेंट को एक हद तक कंट्रोल कर पाए, क्योंकि अच्छे बच्चों के साथ बैठेगा तो अच्छा सीखेगा और बेकार बच्चों के साथ में बैठेगा तो बच्चे का डेवलपमेंट भी इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मेड अवेलेबल टू अ चाइल्ड एंड हिज फैमिली विद रिगार्ड टू हिज कास्ट, रिलीजन, नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप। इन सभी के द्वारा कास्ट, रिलीजन, नेशनलिटी, सिटीजनशिप के द्वारा जो भी बच्चे को ट्रीटमेंट मिल रहा है, जैसी बातें उनके समाज में चल रही हैं उसका इफेक्ट पड़ता है। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू अ चाइल्ड, जैसी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को दी जा रही हैं, वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं या फिर और कोई फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उसका भी इफ़ेक्ट बच्चे पर पड़ता है। जैसे अगर बिजनेस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट बच्चा है, मतलब इसके पेरेंट्स बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, तो बच्चा भी यही चाहेगा कि मैं फ्यूचर में जाके बिजनेस में ही अपना सेटल हो जाऊं। और अगर उसके फैमिली में ऐसे लोग हैं जो सारे सर्विसमैन हैं, तो बच्चे को भी मन में आएगा कि मुझे मेहनत करनी है और आगे जाके मैं कहीं ना कहीं अपना कोई सर्विस में ही जाऊँ। द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी टू विच अ चाइल्ड बिलोंग, बच्चा जिस सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है वहाँ पर कैसी गवर्नमेंट है, क्या लॉज हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन जो भी सोसाइटी है उसका भी इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ द पावर एंड स्टेटस एंजॉयड बाय द कंट्री टू विच अ चाइल्ड बिलोंग, जो भी कंट्री के लॉज हैं उसका भी इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है। जैसे कि कहा जाता है ना, जो सारी नीतियाँ आती हैं वो हमारी सरकार की तरफ से आती हैं, तो अगर देश की सरकार ही अच्छे फैसले बना रही होगी तो फिर जो लोअर तक है, मतलब जैसे पेरेंट्स एंड फैमिली तक, वहाँ तक वो सारी बातें सही तरीके से पहुँचेंगी। ये एक हायरार्किकल ऑर्डर में था, बच्चे के पास वाले नियरेस्ट एनवायरनमेंट से लेके जो उसका दूर एनवायरनमेंट है, मतलब देश तक, देश के लॉज तक हमने ये आपको पूरा पैराग्राफ, पूरा एक हायरार्की टाइप में बना के बताया है। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा एग्जाम पर्पस के लिए, तो आप बहुत अच्छे से एलोबरेट करके लिख पाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन तक का आंसर इससे। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। देन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और कोई डाउट लगे तो हमारे को आप कमेंट करके बता सकते। नेक्स्ट वीडियो आने तक आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और अदर जो थ्योरीज रिलेटेड वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।